नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बुलेटिन। आज के बुलेटिन में सबसे पहले जानेंगे कि ट्रंप के दावे के बीच भारत अपने टैरिफ में कटौती के लिए हुआ सहमत। फिर बात करेंगे क्यों स्टालिन ने की हिंदी थोपे जाने की आलोचना और हिंदी बनाम गैर हिंदी की लड़ाई फिर शुरू करने का लगाया भाजपा पर आरोप। आखिर में बात करेंगे कि पीएम के नौसारी में और दिल्ली में महिला सम्मान निधि के वादे को कैसे हम्पी में हुई घटना ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कटघरे में खड़ा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को भारत की टैरिफ व्यवस्था पर हमला करते हुए कहा कि उच्च टैरिफ के कारण भारत को कुछ भी बेचना लगभग असंभव है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित अपने संबोधन में ट्रंप ने उन टैरिफ पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्हें उनका प्रशासन जल्द ही लागू करने जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने यह भी खुलासा किया है कि भारत अपने टैरिफ में उल्लेखनीय कटौती करने के लिए सहमत हो गया है, कथित तौर पर इसलिए क्योंकि आखिरकार कोई उन्हें उनके किए की पोल खोल रहा है। व्हाइट हाउस से बोलते हुए ट्रंप ने कहा, भारत हमसे भारी टैरिफ वसूलता है, आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। वैसे वे सहमत तो हो गए, वे अब अपने टैरिफ में बहुत कटौती करना चाहते हैं क्योंकि आखिरकार कोई उन्हें उनके किए की पोल खोल रहा है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका उन देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है जो अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाते हैं। 2 अप्रैल से लागू होने वाले पारस्परिक टैरिफ अमेरिकी व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित करेंगे। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका अब अन्य देशों, विशेष रूप से भारतीय सहित उच्च टैरिफ व्यवस्था वाले देशों द्वारा फायदा उठाए जाने को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाने के लिए कनाडा और यूरोपीय संघ सहित कई देशों की भी आलोचना की और दावा किया कि इन देशों ने वर्षों से अमेरिका का फायदा उठाया है और पारस्परिक उपाय शुरू करने की कसम खाई है। ट्रंप ने विशेष रूप से अमेरिकी दुग्ध उत्पादों पर कनाडा के 250% टैरिफ को निशाना बनाया, इसे अनुचित बताया। उन्होंने बिना किसी अपवाद के अन्य देशों पर भी उतना ही कर लगाने की कसम खाई है जितना वे अमेरिका पर लगाते हैं। कनाडा वर्षों से लकड़ी और डेयरी उत्पादों पर टैरिफ लगा करके हमसे पैसे ऐंठ रहा है। 250%। कोई भी कभी इस बारे में बात नहीं करता। 250% टैरिफ जो हमारे किसानों का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए ऐसा अब और नहीं होने वाला। हम होने नहीं देंगे। जब तक वे इसे हटा नहीं देते उन्हें बिल्कुल वही टैरिफ देना होगा, ऐसा ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने यूरोपीय संघ की भी आलोचना की, आरोप लगाया कि इसका गठन अमेरिका का फायदा उठाने के लिए किया गया था। यूरोपीय संघ इस देश का बहुत बुरा दुरुपयोग करता रहा है। मेरा मतलब है यूरोपीय संघ का गठन संयुक्त राज्य अमेरिका का फायदा उठाने के लिए किया गया था, उन्होंने कहा। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस के संयुक्त सत्र में दिए गए भाषण में ट्रंप ने भारत के आयात शुल्क पर निशाना साधा था। ट्रंप ने खास तौर पर ऑटोमोबाइल आयात पर भारत के टैरिफ पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत हमसे 100% से भी ज्यादा ऑटो टैरिफ वसूलता है। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि पारस्परिक कर 2 अप्रैल से लागू होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया के लगभग हर देश ने दशकों से अमेरिका को लूटा है और उन्होंने ऐसा अब और नहीं होने देंगे की कसम खाई है। ट्रंप ने कहा, प्रशासन के तहत आपको एक टैरिफ देना होगा और कुछ मामलों में बहुत ज्यादा। दूसरे देशों के ने दशकों से हमारे खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल किया है और अब हमारी बारी है कि हम उन दूसरे देशों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करना शुरू करें। औसतन यूरोपीय संघ, ब्राजील, चीन, भारत, मेक्सिको, कनाडा और अनगिनत दूसरे देश हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलते हैं जितना हम उनसे वसूलते हैं। ये बहुत अनुचित है। भारत हमसे 100% से भी ज्यादा ऑटो टैरिफ वसूलता है। पारस्परिक टैरिफ की शुरुआत से वैश्विक व्यापार पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। चूंकि अमेरिका अपने व्यापार संबंधों को फिर से संतुलित करना चाहता है, इसलिए अन्य देशों को अपनी टैरिफ नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि फरवरी में ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको से आयात पर 25% टैरिफ और चीन से आने वाले सामानों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ की घोषणा की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने व्यापारिक साझेदारों पर पारस्परिक टैरिफ की घोषणा के कुछ दिनों बाद भारत ने शुक्रवार को कहा कि वो द्विपक्षीय व्यापार समझौते के माध्यम से टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने सहित अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को गहरा करने पर विचार कर रहा है। अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के अनुरूप ट्रंप ने इस सप्ताह कई व्यापारिक साझेदारों और उन देशों पर 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की जो अमेरिका से आयात पर उच्च शुल्क लगाते हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने की योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, बीटीए के माध्यम से हमारा उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत और गहरा करना, बाजार पहुंच बढ़ाना, टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करना और दोनों देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को गहरा करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में केंद्र सरकार द्वारा हिंदी थोपने की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि ये तमिलनाडु की भाषाई पहचान को कमजोर कर रहा है। ये टिप्पणी केंद्र द्वारा 2023 में केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल परीक्षा को तमिल सहित 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने की मंजूरी दिए जाने की बात आई है, जबकि स्टालिन ने परीक्षा को केवल हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित करने के पहले के फैसले का विरोध किया था। स्टालिन ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के माध्यम से हिंदी थोपने का प्रयास करने का आरोप लगाया और भाजपा के प्रयासों को तमिलनाडु की सांस्कृतिक पहचान के लिए सीधा खतरा बताया। स्टालिन ने कहा, पेड़ शांत रहना पसंद कर सकता है लेकिन हवा शांत नहीं होगी। उन्होंने तर्क दिया कि विवाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों से भड़कता है। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री ही थे जिन्होंने हमें पत्रों की ये श्रृंखला लिखने के लिए उकसाया, जबकि हम बस अपना काम कर रहे थे। वो अपनी जगह भूल गए और पूरे राज्य को हिंदी थोपने के लिए धमकाने की हिम्मत की और अब उन्हें एक ऐसी लड़ाई को फिर से शुरू करने के परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं जिसे वे कभी नहीं जीत सकते। तमिलनाडु को आत्मसमर्पण करने के लिए ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा। 3 भाषा के फॉर्मूले की सिफारिश करने वाली एनईपी को तमिलनाडु में कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जहां सत्तारूढ़ डीएमके का कहना है कि मौजूदा 2 भाषा प्रणाली तमिल और अंग्रेजी पर्याप्त है। इसके बावजूद भाजपा ने फॉर्मूले की वकालत जारी रखी है। उनका दावा है कि इससे दूसरे राज्यों की यात्रा करने वाले लोगों को फायदा होगा। स्टालिन ने एनईपी और 3 भाषा फॉर्मूले का समर्थन करने वाले भाजपा के हस्ताक्षर अभियान की भी आलोचना की और इसे तमिलनाडु में सर्कस बताया। स्टालिन ने कहा कि अब 3 भाषा फॉर्मूले के लिए भाजपा का सर्कस जैसा हस्ताक्षर अभियान तमिलनाडु में हंसी का पात्र बन गया है। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे 2026 के विधानसभा चुनाव में इसे अपना मुख्य एजेंडा बनाएं और इसे हिंदी थोपने पर जनमत संग्रह बनने दें। उन्होंने तमिलनाडु द्वारा हिंदी थोपने के प्रयासों के प्रति दिखाए गए ऐतिहासिक प्रतिरोध की और इशारा करते हुए कहा कि हर प्रयास के परिणाम स्वरूप या तो इसके समर्थकों को हार का सामना करना पड़ा या वे अंततः डीएमके के साथ जुड़ गए। स्टालिन ने घोषणा की कि इतिहास स्पष्ट है, जिन्होंने तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की कोशिश की वे या तो हार गए या बाद में अपना रुख बदल लिया और डीएमके के साथ जुड़ गए। तमिलनाडु ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जगह हिंदी उपनिवेशवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। स्टालिन ने केंद्र सरकार पर योजनाओं, पुरस्कारों और सरकारी संस्थानों के नाम पर हिंदी का अत्यधिक उपयोग करने का भी आरोप लगाया और तर्क दिया कि इससे गैर हिंदी भाषियों का दम घुट रहा है। उन्होंने कहा, योजनाओं के नाम से लेकर पुरस्कारों और केंद्र सरकार के संस्थानों तक हिंदी को घृणित सीमा तक थोपा गया है।
जिससे गैर हिंदी भाषियों का दम घुट रहा है, जो भारत के बहुसंख्यक है। लोग आ सकते हैं, लोग जा सकते हैं, लेकिन भारत में हिंदी का प्रमुख प्रभुत्व खत्म होने के बहुत समय बाद भी इतिहास याद रखेगा कि डीएमके ही अगुवा के रूप में खड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के नवसारी जिले में लखपति दीदियों से मुलाकात की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद थे। लखपति दीदियां स्वयं सहायता समूहों एसएचजी की सदस्य हैं, जिनकी वार्षिक घरेलू आय कम से कम 1 लाख रुपए है। इससे कई कृषि मौसमों या व्यवसायिक चक्रों में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी विभागों, निजी क्षेत्र के हितधारकों और बाजार के खिलाड़ियों के बीच सहयोग के माध्यम से विविध आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 5 लखपति दीदियों को उनकी वित्तीय स्वतंत्रता और उद्यमशीलता के प्रयासों को मान्यता देते हुए प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया। उन्होंने ग्रामीण विकास में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की भूमिका पर जोर देते हुए सभा को संबोधित भी किया। जी सफल और जी मैत्री आयोजनों का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 2 महत्वपूर्ण पहलों, जी सफल यानी आजीविका बढ़ाने के लिए अंत्योदय परिवारों के लिए गुजरात योजना और जी मैत्री यानी ग्रामीण आय में परिवर्तन के लिए व्यक्तियों की गुजरात मेंटरशिप और त्वरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जी मैत्री के तहत ग्रामीण आजीविका विकास पर केंद्रित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता और मेंटरशिप प्रदान की जाएगी। इस बीच जी सफल गुजरात के 2 आकांक्षी जिलों और 13 आकांक्षी ब्लॉकों में अंत्योदय परिवारों की एसएचजी महिलाओं को वित्तीय सहायता और उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी की महिलाओं को विशेष श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने नारी शक्ति का सम्मान किया और विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान को स्वीकार किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने घोषणा की कि उनके आधिकारिक मंचों पर विभिन्न पृष्ठभूमि की सफल महिलाएं अपनी सफलता की कहानियों को उजागर करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हम #महिला दिवस पर अपनी नारी शक्ति को नमन करते हैं। हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया है, जो हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों में परिलक्षित होता है। आज जैसा कि वादा किया गया था, मेरी सोशल मीडिया संपत्तियों को उन महिलाओं द्वारा संभाला जाएगा जो विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से महिला समृद्धि योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा इस योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किए जाने की संभावना है, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा का एक प्रमुख चुनावी वादा था। महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति माह 2500 रुपए मिलेंगे। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए दिल्ली में रहने वाले 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदक सरकारी कर्मचारी या अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं के लाभार्थी नहीं होने चाहिए। दिल्ली सरकार वर्तमान में पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल पर काम कर रही है, जो आवेदकों को अपने विवरण और आवश्यक दस्तावेज डिजिटल रूप से जमा करने की अनुमति देगा। आईटी विभाग आवेदनों को सत्यापित करने के लिए समर्पित सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है, ताकि वो सुनिश्चित हो सके कि केवल पात्र उम्मीदवारों को ही लाभ मिले। जहां एक तरफ देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अनेक राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में महिला सम्मान को तरजीह दिए जाने की प्लानिंग चल रही थी, वहीं कर्नाटक के हम्पी में हुए बलात्कार की खबर का दंश पूरे सम्मान के संदर्भ को कटघरे में खड़ा कर देता है। खबर के अनुसार गुरुवार रात को सनापुर झील के किनारे तारों को निहारते हुए हम्पी के पास 27 वर्षीय इजरायली पर्यटक और 29 वर्षीय होमस्टे संचालक के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया।
इस हमले ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सुरक्षा को लेकर आक्रोश और चिंताएं पैदा कर दी हैं। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार पीड़ित एक समूह का हिस्सा थे, जिसमें 3 पुरुष पर्यटक शामिल थे, एक संयुक्त राज्य अमेरिका से और 2 भारत से। ये हमला रात करीब 11 बजे हुआ, जब हमलावरों का एक समूह मोटरसाइकिल पर आया और शुरू में पेट्रोल के बारे में पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने पर्यटकों से 100 रुपए मांगे और जब समूह ने मना कर दिया तो स्थिति हिंसक हो गई। हमलावरों ने समूह पर शारीरिक हमला किया, पुरुष पर्यटकों को पास की नहर में धकेल दिया और फिर 2 महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया, जबकि 2 पुरुष पर्यटक अमेरिका से डैनियल और महाराष्ट्र से पंकज भागने में सफल रहे। तीसरा, जिसकी पहचान उड़ीसा के विवाश के रूप में हुई है, अभी भी लापता है। फिलहाल उसे खोजने के लिए अग्निशमन अधिकारियों और पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कोपल के पुलिस अधीक्षक राम एल अरासिद्दी ने पुष्टि की है कि भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सामूहिक बलात्कार, डकैती और हत्या के प्रयास के आरोप शामिल हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपराधियों का पता लगाने के लिए 6 विशेष टीमें बनाई गई हैं और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पीड़ितों का फिलहाल सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।